नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। शिक्षक भर्ती को एक उद्देश्य और लक्ष्य मान करके हम लोग प्रिपरेशन प्रारंभ कर चुके हैं। मैथ्स की तैयारी मैं आपको लगातार करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लासेस के माध्यम से, प्रैक्टिस क्लासेस के माध्यम से। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस और टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर क्लास का एक पार्ट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मिसलेनियस सवालों का भी एक कनेक्शन है जो आपको बांधे रखेगा, जो आपकी तैयारियों में आपको हेल्प करेगा। आप प्रत्येक प्रकार की शिक्षक भर्ती जिसको आगे फेस करना चाह रहे हैं, जिसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे, वो आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। सुपर टेट जिसमें एक मुख्य परीक्षा आपके लिए यूपी के अगर अभ्यर्थी हैं तो यूपी टेट आपको 100% अगले 2 महीने में देखने को मिलने वाला है। केबीएस की परीक्षा भी अगले 2 से 3 महीने में आपको पार्टिसिपेट करने को मौका मिलने ही वाला है। रेलवे पीआरटी का आप फॉर्म भर चुके हैं और बीपीएससी की आप उम्मीद कर रहे हैं। प्रत्येक प्रकार की शिक्षक भर्ती को लेकर के अगर आप टारगेटेड हैं तो आपको ये सेशंस मैथ्स के जरूर देखने चाहिए, जहां पर मैंने प्रत्येक परीक्षा को सेंटर मान करके उसके आसपास के जितने भी सवाल कनेक्ट होते हैं उन सभी का सलूशन मैं करा रहा हूं। बाकी आप लोग जैसी प्लानिंग बना रहे हैं उसी हिसाब से कनेक्टिविटी चलती रहेगी। कॉन्सेप्चुअल क्लासेस भी बीच बीच में आती रहेगी, उसकी भी प्रैक्टिस लगातार टॉपिक वाइज होती रहेगी। टेस्ट भी होता रहेगा, टेस्ट में भी आपने पार्टिसिपेट किया होगा, कल एक टेस्ट भी हुआ था। और साथ साथ यहाँ पर जो मिसलेनियस सवाल है वो भी हल कराए जा रहे हैं। प्रत्येक प्रकार की गतिविधि में हमसे जुड़े रहने के लिए आप लोग यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया है उसको ज्वाइन कर ले, जहां पर मैं आपको सीट भी भेज सकूं, सॉल्यूशंस भी दे सकूं, पीडीएफ भी दे सकूं, और जो भी आपको मैं संदेश देना चाहूँ, जिस प्रकार की मैं आपको प्लानिंग बताना चाहूँ, वो भी मैं स्पष्ट कर सकूं। अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हमारी आपकी रीच कनेक्टिविटी हमेशा बनी रहे। तो देर न करते हुए सेशंस पर चलते हैं, सवालों को हल करना शुरू करते हैं। एक एक सवाल को आप मेरे साथ हल करिए, कमेंट करते चलिए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करते चलिए। पहले सवाल पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। पहला सवाल ध्यान से देखिए क्या है। पहला सवाल सीधा सीधा वर्गमूल का सवाल है, और ऐसे सवाल मैं आपको श्योर कर रहा हूं। यस्टेट के एग्जाम को आप देख लीजिएगा, इस पैटर्न पर सवाल देता है। बीपीएससी का सवाल आप देख लीजिएगा, पैटर्न पर देगा। केवीएस के सवाल एग्जाम में भी इस तरह के सवाल आपको फेस करने को मिलेंगे। तो निश्चित तौर पर वर्गमूल को हल करने वाले सवाल आपको और भी अच्छे अच्छे पैटर्न के सवाल मिलते हैं। सवाल में प्रश्नवाचक चिन्ह पूछा है, मतलब इसका पूरा सोल्यूशन हल करने पर कितना आएगा। दो बातें ध्यान देनी है संख्याओं को, कि वह पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। मैं आपको 50 तक के पूर्ण वर्ग याद करने की सलाह देता हूं, आप जरूर याद कर ले उसका वर्ग क्या होता है, उससे एक बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरी बात, हमको पूर्ण वर्ग के साथ साथ दशमलव के स्थान को भी निगरानी में रखना है, कि दशमलव का स्थान हमेशा सम स्थानों पर हो, 2 4 6 8 ऐसे हो। अब मैं नंबर्स पर आता हूं। सबसे पहले 1296। अगर किसी को 50 तक का वर्ग याद है तो उसे पता है कि इसका वर्गमूल 36 होगा, इससे और है। नहीं याद है तो फिर हम प्लान कराते हैं। 784 के लिए भी आपको श्योर है कि इसका वर्गमूल 28 होगा, क्योंकि 28 का वर्ग हो जाएगा 29 का 729 होता है। ठीक है। इसी सॉरी यहाँ पर एक सेकेंड, 27 का 729 होता है, आपका 28 का 784 हो जाएगा, श्योर है। 324 18 का वर्ग होता है, ये भी आपको क्लियर होगा। और 3136 56 का वर्ग होता है, ये भी आपको पता है। लेकिन थोड़ा सा प्रयास कर ले कि बना कैसे। जैसे मान लीजिए हम कोई भी नंबर उठा ले, मान लीजिए 1296 लिया हमने, तो 1296 को देखिए ऐसे प्रयास करते, अंतिम के 2 अंक अलग कर देने चाहिए। यहाँ पर 6 है तो या तो 4 होगा या तो 6 होगा। एक नंबर सोचिए जिसका वर्ग 12 हो जाए या उससे कम, तो 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का 16 होता है, तो 3 की पॉसिबिलिटी है। 3 के वर्ग में 3 जोड़िए, 12 आया। अगर बराबर है तो बड़ा नंबर, अगर बराबर है तो बड़ा नंबर, और अगर छोटा होता तो बड़ा नंबर। अगर बड़ा होता, जैसे हम क्या करते पता है, 3 के वर्ग में 3 जोड़ते। अगर बराबर है या छोटा है तो बड़ा लेना चाहिए, और अगर बड़ा होता, जैसे 12 से बड़ा होता, तब आपको जो है छोटा नंबर लेना पड़ता बैलेंस के लिए। तो फिलहाल हम समझ गए कि इसका वर्गमूल 36 है। ऐसे इसकी बात अगर करें, अंतिम के 2 अंक देखिए लेकर के अलग किया, तो 4 के लिए आपको पता होना चाहिए कि 4 का वर्ग, 4 के लिए या तो अंतिम में 2 आएगा, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है, या तो 8 का वर्ग 64 होता है, तो अंतिम में 8 आएगा। एक संख्या सोचिए जो वर्ग 2 का हो, या उसके मतलब 2 ऐसा कोई नंबर जिसका वर्ग 7 हो जाए या उससे कम रहे, तो 2 होगा। अब यहाँ पर हम सेलेक्ट किसको करें, इसको या इसको। यहाँ से देखिए काफी तय होता है। 2 के वर्ग में 2 जोड़िए, 6 आया। छोटा है तो बड़ा लगाइए, मतलब 28 ले लिया। इसी प्रकार से 18 तो बहुत बर्बल है, आप सबको क्लियर होगा। इसको और देख लीजिए, जैसे 3136 है, आप ध्यान से देखिएगा, हमने ऐसे अलग कर दिया। 6 के लिए भाई 4 होगा या तो 6 होगा। 31 के लिए देखिए 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का 36 होता है, तो 5 लिखा। 5 के साथ या तो 54 या तो 56। अब सेलेक्ट करिए कौन, तो 5 का वर्ग 25 प्लस 5 30, छोटा है तो बड़ा नंबर अर्थात 56 लिया। इस प्रकार से मैंने देखिए सबके वर्गमूल निकाल दिए। अब हमको क्या करना है, बीच के साइन पर ध्यान देना है, लेकिन साइन पर ध्यान देने से पहले दशमलव पर भी ध्यान देना है। तो दशमलव जैसे अगर 2 स्थान पर है तो यहाँ 1 स्थान पर लगेगा, 2 पर है तो 1 पर लगेगा, 2 पर है तो 1 पर लगेगा, और 2 पर है तो 1 पर लगेगा। इस प्रकार से आधे पर दशमलव लगता है। भाग दिया जाएगा पहले इसको इसके साथ, मतलब यहाँ पर देखिए क्या है,
3.6 है, गुड़े यहाँ पर कर दीजिए 2.8 डिवाइड बाई 1.8, इसको ऐसे करिए और इधर 5.6 है। अब देखिए हल कैसे करते हैं समझिएगा। दशमलव एक स्थानों पर लगा है एक पर, 18 दूना कितना होता है 36, इसको ऐसे कर दीजिए। फिर इसके बाद देखिए प्रोडक्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर किसके साथ, 28 दूना 56, यहाँ पर 56 है, यहाँ भी 56 है, तो 56 56 का वर्ग करना है। अभी 56 ही हम लोग प्रोसेस में लाए थे, देखिए हमारे पास नंबर कितना है 56, 5.6 है इंटू 5.6 है। आप इसी का तो देखिए यहाँ पर वर्ग सोचे थे जो 3136 था, तो 3136 यहाँ पर था, 2 स्थानों पर दशमलव लग जाएगा, तो इसका राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन होगा। ऐसे सवाल पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, हर परीक्षा के लिए जरूरी ये सवाल आपके सामने बोर्ड पर था। दूसरा सवाल देखिएगा जो सर्ट्स इंडिसेस का है, मैं तो श्योर कर रहा हूँ कि करड़ी और घातांक का सवाल भी हर परीक्षा में ही देखने को मिल रहा है। प्रोसेस देखिए इस सवाल को लेकर के क्या है, 5√5 है, इसी प्रकार देखिए बढ़ता चला गया, गुणे 5 की पावर 3 है, भागे 5 की पावर -3/2 है, और बराबर 5 की पावर a+b है। b का मान अपने को दिया है, तो हमसे a का मान सवाल में पूछ रहा है क्या होगा, समझ रहे हैं, हमसे फाइंड द वैल्यू ऑफ a, देखिए a की वैल्यू पूछ रहा है जबकि b का मान अपने को दिया गया है। अब आप थोड़ा प्रोसेस को समझिए, जैसे 5√5 है, करेक्ट है, और यहाँ पर गुणे 5 की पावर 3 है, भाग कर दीजिए 5 की पावर कितना है -3/2 है। भाग में क्या होता है, घाते घट जाती हैं, मतलब जैसे हम लिखें 5 की पावर 3 और घटेगा तो माइनस माइनस प्लस 3/2 हो जाएगा, समझ रहे हैं। मतलब हमने देखा है कि जैसे कभी ऐसे हो कि a की पावर m है डिवाइड बाई a की पावर n है, तो a की पावर m माइनस n होगा, सेम वही काम किया। 5 की पावर 3 है, माइनस करेंगे माइनस माइनस 3/2 अर्थात प्लस 3/2 हो जाएगा। इसको देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 की पावर यह 1 है और 5 की पावर 1/2 है, इसको ऐसे रहने दीजिएगा, करेक्ट है। गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 की पावर 3 + 3/2, 3 + 3/2 कितना हो जाएगा बोलिए, 3 + 2 3 6 6 3 9/2 हो जाएगा। यहाँ पर 5 की पावर इसको क्या लिखेंगे, 2 1 के 2, भाई ए भी तो जुड़ेगा, हमने पढ़ा है a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m प्लस क्या होता है n होता है, तो हम 5 की पावर 1 + 1/2 कर देते हैं इसको, गुणे 5 की पावर यहाँ पर 2 3 6 6 3 9/2 कर दिया। इसका मतलब ये 5 की पावर कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस 9/2, सही है। तो 5 की पावर भाई हर सेम है, तो 9 3 12 होता है, 12/2 हुआ, अर्थात 5 की पावर 6 हुआ। ये 5 की पावर 6 है जो बराबर 5 की पावर a+b है। जब बेसिस सेम होता है, दो तरफ इक्वल साइन अगर बीच में लगी होती है, तो बेसिस सेम है तो पावर को इक्वल कर देते हैं। 6 बराबर a+b कर दीजिए, जिसमें b का मान अपने को दिया है, तो 6 बराबर a प्लस कितना कर दें, 2 कर दें, 2 घटेगा 6 से 2 तो 4 हो जाएगा, a बराबर कितना आएगा 4। इस सवाल पहले सवाल का राइट सोल्यूशन है ए, ऑप्शन नंबर ए 4 इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर है। बढ़िया शानदार सवाल था, मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आया होगा। आप सभी लोग अच्छे से इस तरह के सवालों पर ध्यान जरूर दें। अब देखिए जैसे 2D 3D के सवाल बहुत कनेक्ट करते हैं हम लोग की परीक्षाओं में। जैसे किसी गोले की त्रिज्या को दुगुना किया जाता है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब एरिया की बात कर रहे हैं, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ पर सतत प्रक्रिया काम करती है। हालांकि गोले को लेकर के आइडिया थोड़ा सा हो, लेकिन बहुत जरूरत यहाँ पर इस तरह की नहीं है कि हमें बहुत मेंसुरेशनल जाना है। ये गोला है, गोले की यह रेडियस होती है, और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr²। ठीक है, अगर यह रेडियस r है तो इसकी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको इतना ही बता दूं, त्रिज्या को आप दुगुना कर रहे हैं तो त्रिज्या का उपयोग देखिए 4π तो दोनों में रहेगा, पहली त्रिज्या में भी रहेगा, त्रिज्या जब डबल होगी तब भी 4π रहेगा। परिवर्तन केवल r में होगा, और r का जो यह चेंज हो रहा है, डबल हो रहा है, वह क्षेत्रफल में कितना फर्क डालेगा इसको सोचिएगा। इसके लिए जैसे हम त्रिज्या को 2 बार 1 से 2 कर दें, फिर 1 से 2 कर दें, अर्थात हम समझ गए कि 1 से कितना हो गया 4, 1 से 4 होना मतलब 3 बढ़ना, मतलब ओरिजिनल था ये न्यू था, मतलब जो पहला गोला था फिर उसके बाद नया हो गया। 3 बढ़ा है 1 पर, तो 3 गुणे 100/1 कर दो, अर्थात 300% की वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, जो ऑप्शन नंबर किस में बताएं, बी में है, ऑप्शन नंबर बी है। ऐसे ओरल भी दिमाग में रख लीजिएगा। जैसे क्या होता है कि हम कोई चीज को कह देना कि दोगुना बढ़ा, तो दोगुना बढ़ना मतलब 100% की वृद्धि, 3 गुना बढ़ना मतलब 200% की वृद्धि, 4 गुना होना मतलब 300% की वृद्धि। ओरल भी जा सकते हैं, सवाल आपका हल हो जाएगा। तीसरा सवाल डन होता है। चौथे सवाल पर जाइए। एक समांतर श्रेणी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एपी तो इस समय मतलब पैटर्न का ही पार्ट है। एक समांतर श्रेणी जिसका नाम एपी है का 17वां और पहला पद आपको 315 और 251 दिया है। 17वां मतलब 17th है ना,
और पहला पद 315 और 251 है। 24 पदों तक का योगफल हमको समांतर श्रेणी का बताना है। देखिए समांतर श्रेणी की सभी बातें यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। समांतर श्रेणी आप सबको पता होगा, जिसमें पदों का अंतर समान होता वही समांतर श्रेणी है। पहला पद यहाँ पर देखिए ए दिया है आपको कितना, 17वां, और पहला पद आपको 251 दिया है, ठीक है। और 17वां मतलब 17th टर्म हमको दिया है। अब हम बता दें यहाँ पर, जैसे हमको 17th टर्म T17 दिया है, तो आपको समांतर श्रेणी का जैसे कोई भी पद निकालना है। पहला पद ए है, दूसरा पद अगर हमको करना है तो क्योंकि पदों का अंतर समान होता है तो दूसरा पद a+1 इंटू डी, तीसरा पद a+2 इंटू डी, चौथा पद a+3 इंटू डी, ऐसे बढ़ना है। तो अगर हम 17th टर्म पर जाते हैं तो a+16 इंटू डी होगा। क्या होगा? a+16 इंटू डी होगा। अब a+16 इंटू डी का मान अपने को दिया है 315, बराबर ए की जगह आप 251 रख दीजिए, प्लस 16 इंटू डी कर दीजिए। करेक्ट है। यह इससे घटेगा, देखिए 5 से 1 कितना होता है? 4 होगा, 11 से 5 6 होता है, तो यहाँ पर 64 हो गया। 64 बराबर 16 इंटू क्या हो गया? डी हो गया। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? तो डी बराबर आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 16 चौके 64, अर्थात डी का मान 4 आ गया। तो जो सार्वंतर है पदों का डिफरेंस है वो आपका पद प्रत्येक का 4 है। अब हमसे कह रहा है 24 पदों तक का योगफल बताओ। एसएन का नियम होता है n पदों का योगफल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यह नियम होता है। तो एसएन की जगह पर हमको यस 24 करना है क्योंकि 24 पदों का योगफल है। अब 24 बटे हम कितना कर दें? 2 कर दें, 2a, तो 2 गुणे हम a की जगह पर कितना है? देखिए 251 तो रहने 251 ही करिए, प्लस n की जगह पर 24, 24 में से 1 घटेगा 23 हो जाएगा, d की जगह पर हमने 4 कर दिया, इससे इसको डिवाइड किया है 12 ही हो जाएगा। और ये आपका 25 दूना 50 हो गया, प्लस 23 चौके 4 तियां 12, 4 दूना 8, 8 1 9 92 होता है। करेक्ट है। यहाँ पर आप 12 रखे रहो और यहाँ पर इसको जोड़ देते तो कितना होता है? 9 5 14, 100 कितना हो जाएगा? 42। अब इसको 15 से गुणा करें, 15 दूना 30 के शून्य हासिल 3, 15 चौके 60 3 63 के 3 हासिल 6, 15 के 15 6 21 होता है। तो 21 होती। अभी एक सेकंड यहाँ पर चेक कर लीजिए, देखिए कुछ मिस्टेक हो रही है। हमसे कहा है 24 पदों तक के योगफल, 24 बटे 2 किया, 2 इंटू 251। देखिए ये मिस्टेक हमसे हुई है, जो हमने केवल इसको 25 कंसीडर किया था, इसीलिए यहाँ पर गलती हो रही थी। ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, सावधानी रखना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो मिस्टेक ऐसी ही बनती है। 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 1 502 हो गया, 23 चौके 92 होता है। अब आप जोड़िए तो 12 हो गया। यहाँ पर 2 2 4 है, 9 है, मैं आपके कमेंट भी देख रहा था, 594 है। 12 से गुणा करिए, 12 चौके 48 होता है, 8 हासिल कितना? 4, सब में 8 है, सब में 8 है तो इसलिए कुछ कर नहीं सकते। 12 9 108, 108 4 112 की 2 हासिल 11 होगा, और 12 पंचे 60, 60 11 कितना हो जाएगा? 71, 60 10 70, 1 71 होगा। 7128, 7128 ए ऑप्शन ही है, पहला ऑप्शन है। समांतर श्रेणी के 24 पदों का योगफल, जिसका पहला पद 251 और 17वां पद इसका 315 दिया हुआ था। 24 पदों तक का योगफल हमने आपको बता दिया। कंफर्म आप सभी लोग नोट कर लें, पहला ऑप्शन डन होता है। 5वें सवाल पर जाइए। सेक्शन ए में 30 छात्र थे और सेक्शन बी के 35 छात्र थे, जिनका औसत प्राप्तांक 75 था, मतलब जो कंप्लीट एवरेज था वो 75 था। शेष के औसत प्राप्तांक 65 थे। यदि कुल छात्रों का औसत प्राप्तांक 70 था तो कुल कितने छात्र थे हमको बताना है। समझिएगा, कह रहा सेक्शन ए के 30 छात्र और सेक्शन बी के 35 छात्रों का जो औसत प्राप्तांक था वो 75% था, 75% था। अभी जैसे शेष मतलब जो बचे हैं, जैसे पूरे सेक्शन के जो बचे बच्चे होंगे उनका औसत प्राप्तांक 65% था। यदि कुल छात्रों का औसत प्राप्तांक 70% था तो यहाँ पर कुल कितने छात्र ये हमको बताना है, कंफर्म करना है। देखो 2 सेक्शन थे, एक सेक्शन ए था और एक सेक्शन बी था। हम इनको अलग अलग करके सोचेंगे तो फंस जाएगा मैटर, क्योंकि सेक्शन ए में कितने बच्चे थे? 30 थे, और सेक्शन बी में कितने थे बताएं? सेक्शन, यहाँ पर हमको देखिए सवाल को थोड़ा समझिए नेचर को। कह रहा सेक्शन ए के 30 छात्रों, अब सेक्शन ए में कितने थे हमको नहीं पता है भाई। अगर हमसे ऐसे ही पूछता तब टेंशन ही क्या था, सीधा जोड़ देते। लेकिन इसने हमसे कहा कि सेक्शन ए के 30 और सेक्शन बी के 35, मतलब कुल अगर बात करें इन दोनों को तो 65 बच्चे थे। इन 65 बच्चों का जो औसत था 75 था। अभी उस स्कूल में जो और बच्चे थे उनका जो औसत है वो 65 है, ठीक है। उनका औसत 65 हो, उनकी संख्या हमको नहीं पता है, और कंप्लीट मिला दिया जाए तो सबका 70 है। तो हमसे पूछा कुल कितने छात्र थे, यही हमको डिफाइन करना है, बताना है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम आप चाहें तो योग से जा सकते हैं, थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पर समझें योग से जा सकते हैं। देखिए हम ये बात ऐसे कर रहे हैं कि जैसे सेक्शन ए और बी के मिलाकर के कुल 65 बच्चे थे,
ये संख्या थी, ध्यान दीजिएगा, 65 बच्चे थे दोनों सेक्शंस का मिला करके, और इनका जो एवरेज मार्क्स था वो 75% था। अब ये जो बच्चे बचे थे हमको नहीं पता है, इनकी संख्या n है, इनका जो औसत था वो 65% था। अब अगर हम पूरे स्कूल की बात करें सभी, जिसमें ये 65 है और ये n, टोटल मिला के इनका जो एवरेज जो 70 है। अब ऐसे में हम एलिगेशन लगा सकते हैं जिससे कि संख्या का अनुपात कन्फर्म हो जाए, और बहुत कुछ कन्फर्म हो जाएगा इससे। एलिगेशन करेंगे तो यह जो है डिफरेंस 5 का होगा और यह डिफरेंस भी 5 ही का होगा। अगर ये 5-5 का डिफरेंस है तो हम समझ गए कि जो इनका अनुपात बनेगा, अर्थात जो पहले जो बच्चों की संख्या थी 65, उनका और अब के बच्चों की संख्या में बराबर का अनुपात रहेगा। बराबर का मतलब अगर एक बराबर 65 है तो यह भी बराबर 65 ही होगा, अर्थात यह मान भी 65 ही होगा। और अगर हम दोनों जोड़ दें पूरे स्कूल के बच्चों को तो 65 कितना हो जाएगा, 130। अर्थात सभी बच्चों की संख्या की बात किया जाए तो 130 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। एलिगेशन बहुत बेहतरीन प्रोसेस होता है जिसमें चीज़ों को जो कंबाइन फॉर्म में रहती है उनको ब्रेक करना, डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ही आसान हो जाता है हमारे लिए। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। पांचवा सवाल आपका डन होता है। छठवें पर चलिएगा। एक व्यक्ति जब पानी ठहरा होता है, जो स्टिल वाटर होता है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है पानी में, शांत जल जिसको कहते हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है, तैर सकता है, नाव चला सकता है। यदि पानी का जो मूवमेंट है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब ये व्यक्ति की चाल है, और यह धारा अर्थात पानी की चाल है इतना, तो उसे 80 किलोमीटर की दूरी बहाव के साथ, मतलब जब पानी जिस तरफ चल रहा है उसी तरफ वो भी चले, जिस तरफ पानी चल रहा है उसी तरफ वो भी चले। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी स्पीड यक्स है और अगर आप किसी हवा के साथ साइकिल चला रहे हैं या धारा के साथ आप तैराकी कर रहे हैं और जिस तरफ धारा है उसी तरफ आप भी चल रहे हैं, तो आपकी स्पीड को कहा जाता है डाउन स्ट्रीम। मतलब इस समय आप धारा के अनुदिश चल रहे हैं, बहाव के साथ जा रहे हैं, तो आपकी स्पीड और धारा की स्पीड जुड़ करके इफेक्टिव स्पीड नजर आती है। जैसे व्यक्ति की चाल 10 है, करेक्ट, जब वह धारा का साथ पाएगा तो उसकी चाल हो जाएगी 16 किलोमीटर प्रति घंटे। अब बहाव के साथ 16 किलोमीटर प्रति घंटे है और दूरी तय करने को है 80 किलोमीटर। अब आप सबको पता होगा कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो हमारे पास दूरी तय करने को है 80 और स्पीड है 16, 16 पंचे कितना होता है 80, 5 किलोमीटर, देखिए 5 घंटे टोटल लगेंगे और वह बहाव के साथ उस यात्रा को आराम से तय कर सकता है। अगर यही चीज़ हमसे कहा जाता है बहाव के विरोध में तय करना है तो हम क्या करते, 10 से 6 घटाते तो 4 आता, इसी मान को हम 4 से भाग करते तो आंसर हमारा 20 घंटे हो जाता। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी आप एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा। छठा डन होता है। सातवें पर आइएगा। यह जांचने के लिए कि नई प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, जो संख्या n से डिनोट की जाए और जिसका मान 1 से शुरू होकर कोई भी काउंटिंग नंबर हो, जैसे आप गिनती पढ़ते थे स्कूल में 1 से लेकर n तक, इन सभी संख्याओं को प्राकृतिक ही कहा जाता है। इसने कहा कि यह जांचने के लिए एक दी गई प्राकृतिक संख्या n एक अभाज्य संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि वह संख्या एक अभाज्य है। अभाज्य का मतलब एक ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, एक तो वह खुद और यह तो एक, इन दोनों के अलावा उसका और कोई फैक्टर ना हो। जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, ये सब क्या है, ये सब प्राइम नंबर है। या ये नहीं, ये जांच करना कि पर्याप्त है या संख्या n, जैसे हमसे कहा है यह जांचने के लिए दी गई एक प्राकृतिक संख्या जिसका नाम n है, यह एक अभाज्य संख्या है या नहीं, यह जांच करना ही पर्याप्त है कि यह संख्या n रूट n से छोटी किसी भी अभाज्य संख्या से विभक्त नहीं होती। दरअसल हमको जैसे अगर मान लीजिए कोई कहे कि 55 है, बताइए यह अभाज्य है कि नहीं है, तो हम आपको कहते हैं कि भैया एक नंबर सोचो जो 55 के पीछे है, जो पूर्ण वर्ग है। तो आपने कहा सर 49 है, हमने कहा 49 का वर्गमूल क्या होता है 7। हम कहेंगे 7 या 7 से छोटी अगर किसी भी संख्या से 55 डिवाइड हो जाएगी तब तो यह अभाज्य नहीं है, और अगर वह डिवाइड नहीं होती तब तो यह अभाज्य है। तो सवाल वर्डिंग क्या कह रहा है, रूट n से छोटी किसी भी अभाज्य संख्या से विभक्त नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है अगर अभाज्य है। रूट n या रूट n से छोटी किसी भी अभाज्य संख्या से विभक्त नहीं होती है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा वर्डिंग में फर्क दे दिया, जैसे इसमें थोड़ा सा ये लिख करके दिया था कि मैंने कहा इसके बिलो जा करके देखिए, इसने हमको रूट n कहा। अब रूट n तो पॉसिबल नहीं है कि रूट 55 का हम लोग निकाल पाएं, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होता तो सोच ही पाते। रूट n या रूट n से छोटा, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी आ सकती है आपके सामने, छोटी किसी भी अभाज्य संख्या से विभक्त नहीं है। n/2 तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट में नहीं आएगा, n/2 से बड़ी किसी ये भी बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि आधा करके निर्धारित नहीं होता। तो मैं इसके लिए रूट n या रूट n से छोटी संख्या किसी भी संख्या अभाज्य संख्या से विभक्त नहीं होती, इस परिभाषा पर जाऊंगा
जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया है, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी हमें चेक करना जरूरी होता है। 7वां सवाल इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। बाकी अभाज्य को लेकर के और भी पैटर्न बनते हैं, उनके भी सवाल आपकी परीक्षाओं में आपसे कनेक्ट करते हैं। आगे बढ़िए। एक धातु में तांबा और जिंक 9:4 के अनुपात में है। तांबा है, तांबा को क्या कहते हैं, कॉपर ना, कॉपर और जिंक को आप लोग जिंक जान ही रहे हैं, इनका रेशियो 9:4 है। ठीक है, तांबा 9 भाग है और जिंक 4 भाग है, इसको दिमाग में रखिएगा। 24 किलोग्राम तांबा के साथ कितना जिंक मिलाना पड़ेगा, ये हमको बताना है। कि अगर जैसे देखिए, एक धातु में तांबा और जिंक 9:4 के अनुपात में है, 24 किलोग्राम अगर तांबा है तो उसके साथ कितना जिंक पिघलाना पड़ेगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा। अगर जैसे इसने हमसे कहा कि धातु में जो तांबा है तथा जिंक है 9:4 के अनुपात में है, अगर इसमें 24 किलोग्राम तांबा है, अब 24 किसको कनेक्ट करेगा बताइए, इसको, तो कितना जिंक पिघलाना होगा जिससे कि हम जो धातु बनाए तो उसको हम क्रिएट कर सकें। क्रिएट करने का मतलब बना सकें। यहाँ पर जैसे अगर सवाल समझिएगा तो तांबे को कौन प्रेजेंट कर रहा है, कॉपर प्रेजेंट कर रहा है, और 24 किलोग्राम अगर इसकी मात्रा है तो इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, ये सवाल का पार्ट है, बट इससे क्लियर नहीं होगा जो सवाल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे क्योंकि 24 अगर इससे कनेक्ट होता तो समझ में भी आता। सवाल की वर्डिंग देखिए, धातु में तांबा और जिंक 9:4 के अनुपात थे, कोई धातु थी, 9 भाग क्योंकि कॉपर था तो 4 भाग जिंक था। सवाल क्या कहता है, 24 किलोग्राम तांबा के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा। इस रेशियो को कनेक्ट करने की बात है कि अगर हम लोग इसमें जैसे ऐसे देखिएगा, अगर हम तांबे को 24 किलोग्राम हम लेते हैं तो जिंक को कितना लेना पड़ेगा, ये हमको बताना है। अब उसके हिसाब से सोचिए, तो 9 की वैल्यू को 24 से कंपेयर किया जाए और इससे हम 4 की वैल्यू निकालें। जैसे 3 तिया 9 होता है, 3 अठे 24 होता है, 8 चौके 32 होगा, 32 बटे हम 3 कर देते हैं। 32 बटे 3 का मतलब 3 दहम में 30 होता है, 10 सही 2/3 किलोग्राम जिंक को पिघलाना पड़ेगा, जो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आपके लिए राइट सोल्यूशन। मतलब हमको यहाँ पर 9 और 4 का अनुपात दिया है, 9 भाग आपका 24 दिया हुआ है, जेड का भाग हमको पता करना है और उसी हिसाब से हमने पता किया, 9 से इसकी तुलना किया, 4 का मान निकाला, 10 सही 2/3 किलोग्राम हमको पिघलाना पड़ेगा। इस सवाल का सही उत्तर होगा। आशा करता हूं सबको समझ में आया भी होगा। 9वें पर आइए। 24 व्यक्ति 27 दिनों में 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को पूरा कर लेते हैं। 14 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ये हमको सवाल का उत्तर देना है। इसमें सवाल में जो रूल लगता है, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 S2, यहाँ पर W1 करिए R1, यहाँ पर लिखिए W2 R2, करेक्ट है। अब आप देखो क्या लिखना है आपको, लिखिएगा 24 व्यक्ति हैं, ठीक है, 27 दिनों में 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 27 दिनों में पूरा काम कर लेते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति 14 ही हो जाते हैं, 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिनों में, अर्थात दिन पूछा गया है, इसको सीधा कनेक्ट कर दीजिए, सवाल हल हो जाएगा। आइए मैं करके देता हूं। 7 से देखिए डिवाइड करिए, 7 दूना 14 होता है, 9 त्रिक 27 होता है, 2 से काटिए 12 होता है, 12 तिया 36, 36 दिन में यह कार्य पूर्ण हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया हुआ है। इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा, सॉरी 36 दिन नहीं होगा, 36 दिन ही होगा, हाँ 36 दिन में इस एक्टिविटी के हिसाब से कार्य डन हो जाएगा, सवाल आपका तय होता है। क्लियर हो गई बातें, 9वां डन हुआ। 10वें पर आइए। अब बोर्ड पर आप 10वां सवाल देख रहे हैं जो कि ज्योमेट्री का सवाल है, और आप जानते हैं कि आपकी परीक्षाओं में ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंस है। ज्योमेट्री के हर लेवल का, हर स्तर का सवाल आपको फेस करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। सवाल क्या कह रहा है, एबीडी एक सीधी रेखा है जो एक वृत्त के केंद्र ओ से होकर गुजरती है। और अच्छी बात यह होती है कि अगर कोई रेखा केंद्र से होकर गुजरे तो बहुत आसान हो जाती है कई चीजें। क्या कि सबसे पहले इस रेखा AB को हम वृत्त का व्यास कह सकते हैं, डायमीटर कह सकते हैं। दूसरी बात, इसने हमसे कहा DC वृत्त का टेंजेंट है। ये जो लाइन है देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये थोड़ा अजीब बनाया, लेकिन ये टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा होता है, और स्पर्श रेखा की कुछ बातें दिमाग में रख लीजिएगा। अगर ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर है, यहाँ से कोई लाइन आए, यहाँ पर टच करे तो स्पर्श रेखा कहलाती है। सेंटर से इस पर मिले तो 90 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर, इतनी बातें हमको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अगर हम केंद्र से इसको मिलाते तो 90 डिग्री का कोण 100% यहाँ पर बन जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं था। अब हमसे जैसे x का मान पूछा है और आप विजिबिलिटी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 20 डिग्री भी दिया हुआ है ना, इस कोण को अगर वहां वर्डिंग पर पढ़िए तो सवाल में लिखा हुआ है। अब आपको देखिए ये 90 डिग्री कंफर्म हो गया, ये 20 है 90 है। हमने इतनी बार आपको बताया कि अगर त्रिभुज है कोई, अब त्रिभुज ही बन रहा है कि नहीं, DCO बन रहा है त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। ये 20 90 110 होता है, 110 को अगर हम 180 से घटा दे तो 70 डिग्री हो गया।
और अगर आपको ये भी बता दूं, कोई लाइन है, एक बिंदु पर कोई कोण अगर 70 हो गया तो 180 से घटाइए तब अगला मिलता है, क्योंकि लीनियर पेयर रेखीय युग्म बनाता है। यह आपका 110 होना एकदम सेट है, तय है। अब इस त्रिभुज में हम हैं, ये त्रिभुज देखिए आपको दिख रहा होगा, जहां पर यह हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ 110 है, और बता दूं कि यह त्रिज्या है तो यह भी तो त्रिज्या है। केंद्र से अगर कोई रेखा जाती है, सतह को मिलती है, त्रिज्या ही कहलाती है। और आप जान लो कि अगर कोई ऐसा त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं तो उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। यह त्रिज्या है तो यह त्रिज्या है, तो इसके सामने की जो कोण होगी अगर x है तो यह भी x ही होगा। तो x 2x हो गया, 2x प्लस 110 बराबर 180 कर दें तो 2x बराबर यहाँ पर 70 हो जाएगा, x बराबर आपका 35 डिग्री हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो क्लियर कर दीजिएगा, अगर डाउट है तो जरूर बताइएगा। ज्योमेट्री पर वैसे भी सेशंस कराने हैं तो आपको यहाँ से क्लियरिटी काफ़ी हो जाएगी, जिसको आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, दो अंकों वाली संख्या के अंकों का अनुपात 4:3 है। दो अंक की संख्या मतलब समझते हैं ना, 10 से लेकर के 99 तक सब दो ही अंक की संख्या होती हैं। इनको प्रेजेंट, भाई इसमें इकाई स्थान होता है, दहाई का स्थान होता है। कोई भी नंबर, जैसे हमने 65 ले लिया तो यह इकाई का स्थान है और ये दहाई का स्थान है। हम इसको प्रेजेंट करते हैं 10 गुणे दहाई का स्थान प्लस इकाई का स्थान। ऐसे किसी भी दो अंक की संख्या को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। सवाल कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का अनुपात 4:3 है, और अंकों को परस्पर जब हम बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो मूल संख्या से 18 कम हो जाती है। नई संख्या बताना है। अगर हम स्टेटमेंट, जैसे हम स्कूल में होते तो हम पूरी कहानी आपको बताते, माना है x माना y करके हम संख्या का स्टेटमेंट बनाते, तब सवाल को हल करते। यहाँ हम सीधा ऑप्शन से जा सकते हैं। कैसे? अंकों का अनुपात 4:3 हो। पहली क्लैरिटी ये देखिए, जैसे देखिए क्या अंकों का अनुपात 4:3 है? 2×3 6 होता है, सॉरी 3×2 6 होता है, 3×2 6 होता है, 3×3 9, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, नई संख्या पूछ रहा है, अभी नई संख्या है जो कि मूल संख्या से 18 कम है। मूल संख्या से 18 कम है, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। इसका मतलब यहाँ पर अभी ऐसे मत कर दीजिए, सवाल में ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं सबकी सब नई संख्या हैं। अगर ये मूल संख्या से 18 कम है तो सब में 18 जोड़िए पहले। अगर इसमें 18 जोड़ेंगे तो 8 9 17 होगा, 6 1 7 होगा, 6 1 7 1 8 होगा, 87 होगा। इसमें अगर 18 जोड़ेंगे तो 88 होगा। ठीक है, इसमें 18 जोड़ेंगे तो 8 8 16 होगा, 6 1 7 1 8 होगा, 86 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, 8 8 16 और 6 1 7 1 8। इसमें भी 18 अगर जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। 8 2 10 7 1 8 1 90 हो गया। जो हमसे इसने कहा कि अब इसमें जो रेशियो बने 4:3 का बने, चेक करिए। यहाँ 4:3 का है नहीं, यहाँ तो बराबर ही है। 2 चौके 8, 2 3 6, यही एक ऑप्शन है जिसमें रेशियो आपका 4:3 का है। मतलब जो आपकी संख्या थी 86 थी, 86 में रेशियो देखिए 2 3 6, 2 चौके 8। अब अंकों को बदल दिया, बदलने से 68 आया। 68 जो बना वो मेन संख्या से कितना कम है? देखिए 16 से 8, यहाँ पर 8 हो गया, 7 से 6 18 कम है, जो कि ऑप्शन के हिसाब से एकदम सेट है। तो राइट सोल्यूशन इस सवाल के लिए सी ऑप्शन है, जो कि आप लोग 68 लगा सकते हैं। करेक्ट हल आपको आंसर के रूप में मिल जाएगा। अगले सवाल पर चलिए, किसी स्कूल के प्रत्येक सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या 24 है। जितने सेक्शन है हर सेक्शन में संख्या 24 है। नए विद्यार्थियों के नामांकन के बाद जब नए बच्चे कुछ एडमिशन लेते हैं तो जो 3 नया सेक्शन शुरू किया गया, मतलब पहले जितने सेक्शंस थे अभी 3 नए सेक्शंस बढ़ा दिए गए। अब सेक्शन की कुल संख्या, सेक्शनों की कुल संख्या 16 है। इसका मतलब पहले सेक्शंस की संख्या कितनी थी? 13 थी। अब सेक्शंस कितने हो गए? 16। तथा प्रत्येक सेक्शन में पहले जो 24 विद्यार्थी हुआ करते थे अभी 23 हो गए, अभी 21 हो गए। कितने नए विद्यार्थियों का नामांकन हुआ ये हमको बताना है। देखिए सेक्शन की संख्या और प्रत्येक में विद्यार्थी, ठीक है, ये औसत की तरह चल रहा है। प्रत्येक में विद्यार्थी की संख्या, कितनी विद्यार्थी थे ये हमको बताना है। जैसे हम सब देखने के बाद ही समझ पा रहे हैं, अगर अब जो है सेक्शन 16 हुए तो पहले सेक्शन कितने थे? 13। 13 में 3 जुड़ा तो कितना हुआ बताएं? 16। 13 में 3 जुड़ा तो 16। पहले इनके हिसाब से जो है सेक्शन के में विद्यार्थियों की संख्या 24 थी, अभी विद्यार्थियों की संख्या 21 हो गई। हमसे यही पूछा है कि नए कितने विद्यार्थी आए। तो पहले देखिए स्थिति क्या थी, पहले पढ़िए। पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या 13 गुणे 4, 13 चौके 52 होता है, 13 दूना 26 5 31, 312 विद्यार्थी थे। हम क्या करें, प्रत्येक में 24 थे, 24 गुणे 13 कर दीजिए तो कुल 312 विद्यार्थी थे। अभी विद्यार्थियों की संख्या 16 के 16,
16 दूना 32, एक 33, 336 हो गई। तो कितने विद्यार्थी प्रवेश लिए हैं? 6 से 2 4 होता है, 3 से 1 2 होता है। 24 नए विद्यार्थी एडमिट हुए हैं, नए विद्यार्थी आए हैं, जिसकी वजह से अब जो सेक्शंस में विद्यार्थियों की संख्या है वो आपकी कितनी हो गई? 21 हो गई। वर्बल कर सकते थे अगर सवाल को चाहते। फिलहाल ऐसे भी सवाल का सलूशन बहुत ही बेहतर है। समझ में तो आया होगा, मैं श्योर हूँ इस बात को लेकर के। आगे बढ़ता हूँ। ये सवाल जूनियर स्तर का सवाल है। मैंने इसका एक सेशन लिया। अगर आप मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू सर्च करना चाहते हैं तो आपको देख लेना है। जूनियर पे जो प्रिपरेशन करेंगे, प्रियॉरिटी के लिए नहीं है। लिखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए प्रियॉरिटी स्तर पर क्या है कि आपको जो है बीपीएससी का सवाल है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। प्रियॉरिटी स्तर पर आपको फंडामेंटल जानकारी हो तो अगर जैसे आपसे कहा है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू हमको बतानी है, का अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू, तो याद रखिएगा इस तरह का जो पैटर्न होता है पीआरटी के लिए बस इतना ही है कि आपको केवल फंडामेंटल एंगल्स जो रेशियो से रिलेशन है उनकी जानकारी हो, कोणों के बारे में जानकारी हो। अधिकतम न्यूनतम मान और थोड़ा सा अस्त्री सवालों के लिए केवल जूनियर पर जाना सही है, पीआरटी पर नहीं है। फिलहाल अगर आपको इसके मैक्सिमम मिनिमम को समझना है तो मेरा एक वीडियो है, आप उसको देखेंगे 15-20 मिनट में। मैंने सभी प्रकार की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर आपको जूनियर देना है तो आप वहां से देख सकते हैं, बिल्कुल कनेक्ट कर जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मैक्सिमम मान हमसे पूछा है। रूल समझ लीजिएगा, अगर साइन की पावर एन थीटा इंटू कॉस की पावर एन थीटा है तो जो मैक्सिमम वैल्यू होता है इसका मैक्सिमम मान वो हो जाता है 1/2 की पावर एन। अब यहाँ पर पावर में देखा जाए तो पावर एन की जगह पर अपने पास एक ही है, तो हम भी लिखेंगे 1/2 की पावर 1, अर्थात इसकी वैल्यू 1 कितनी हो जाएगी? 2, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है? डी में। तो इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन आपका कितना हो गया? 1/2। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लगा सकते। जैसे कभी अगर लिखा होता कि साइन की पावर 3 थीटा इंटू कॉस की पावर 3 थीटा, अब मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाता 1/2 की पावर 3 कर देते, 1/8 आ जाता। इस तरह से हम लोग इसको डिसाइड कर सकते थे। मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप लोग को ऐसे रूल्स को प्रिपेयर करना होगा। आगे बढ़ते हैं। दो नल हैं अलग अलग, किसी टंकी को 20 मिनट और 60 मिनट में भर सकते हैं। 10 मिनट तक दोनों नल को साथ में खोला जाता है, उसके बाद पहले नल को बंद कर दिया जाता है। कितने मिनट के बाद टंकी पूर्णतः भर जाएगी, ये हमको बताना है। पहली नल है जो टंकी को भरने का काम करती है, उसे 20 मिनट लगता है। अगर उसको हम खोल देते हैं तो 20 मिनट में वो टंकी को भर देती है। दूसरी नल भी भरने का काम करती है, उसे थोड़ा ज्यादा समय लगता है, 60 मिनट में वो टंकी को भर देती है। टंकी की क्षमता एक ऐसी संख्या मान लीजिए जो कि 20 और 60 से कटे 60 लीटर की टंकी है। प्रति मिनट यह 20 या 60 3 लीटर पानी डालेगी और प्रति मिनट यह 1 लीटर पानी डालेगी। दोनों अगर मिलकर के पानी डालती हैं तो हर 1 मिनट 4 लीटर पानी डालती हैं। सवाल है कि दोनों नल को 10 मिनट तक खोले रखा हमने। अगर 10 मिनट तक खोले रखा तो 40 लीटर पानी पड़ गया। अब 40 60 में पड़ गया तो शेष कितना बचा? शेष बचा 20 लीटर। अगर शेष 20 लीटर बचा है, अब हमको नल ए को बंद करना है। उसके बाद नल को बंद करना है, पहले नल को, फिर दूसरे को ही खोलना है जो कि 1 मिनट में 1 लीटर पानी डाल रहा है। तो हम इसको 20 को 1 से भाग कर दें तो सवाल यही कहता है कितने मिनट के बाद टंकी पूर्णतः भर जाएगी। अब यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश करिए, जैसे इसमें अगर जैसे पहले से 4 मिनट खोली गई है, अब हमारे पास जो हमारे पास शेष भाग बचा है 20 लीटर पानी की और जरूरत है। अब यहाँ पर 20 लीटर को भरने के पहले नल को बंद किया गया है जो 20 मिनट में भरती थी, दूसरे नल को ही खोला गया है जो 60 मिनट में भर पाती है। तो इसका मतलब वह प्रति मिनट 1 ही लीटर डालती थी। अब एक डालने के हिसाब से कुल 20 मिनट लगना चाहिए, और 20 मिनट देखिए यहाँ पर अभी लगा, 4 पहले से लग चुका था, इस हिसाब से 24 आना चाहिए था, तो जो कि ऑप्शन में है नहीं। कुछ लोग हो सकता है दिमाग लगाने लगे कि 20 को 3 से भाग करें या कुछ ऐसे प्रयास करें, फिलहाल वो गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो आज के सेशन का अंतिम सवाल मैं लेने चल रहा हूं और बहुत ध्यान से इस सवाल को भी देखिएगा। सवाल क्या है? एक खोखली बेलनाकार नली जो लोहे की बनी है 20 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसके बाहरी और आंतरिक व्यास 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस नली से के बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन क्या है? ये बिल्कुल खोखलाकार बेलन का कॉन्सेप्ट है। एक खोखलाकार बेलन का कॉन्सेप्ट है, देखिएगा, समझ रहे हैं? एक खोखलाकार बेलन का कॉन्सेप्ट है, ये सेंटर है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर स्थिति क्या है, ऐसे समझिएगा, ऐसे बना दिया हम लोगों ने, ऐसे बना दिया, एकदम इजीली आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 त्रिज्याएं होती हैं और दोनों व्यासों पर निर्भर करती हैं। जो बड़ा व्यास है वो 8 सेंटीमीटर को प्रेजेंट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, मतलब यह 4 सेंटीमीटर रेडियस लेगा। इधर भी ऐसे ही सेम का सेम 4 है, और ए हिस्सा 3 है, ए हिस्सा भी क्या है? 3 है।
इसकी जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर लंबी है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर लंबी है। अब हमसे सवाल कह रहा है इस नली को बनाने में जो प्रयुक्त धातु है ना, धातु ये है जिसको हम कहते हैं खोखले बेलन का आयतन। जो मैं अभी सेड कर रहा हूँ, यही हिस्सा निकालना है। इसका जो प्रोसेस होता है, दरअसल जब कभी हम आयतन निकालते हैं ना, तो आयतन होता है पाई। दरअसल हम इसको, ए सेक्शन जो आप देख पा रहे हैं नीचे का, यह एक रिंग कहलाता है जो हम सेडेड किए हैं। और रिंग का क्षेत्रफल होता है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू पाई। इंटू अगर मैं इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ डेप्थ से, तो हमको पता चल जाएगा कितना आयतन यहाँ पर लगेगा, कितनी धातु की मात्रा लगेगी। पाई का मान हमने लिखा 22/7। हमारे पास जो कैपिटल आर था 4 था, देखिए यहाँ से यहाँ तक 4 था, 4 का वर्ग कर दिया, माइनस हमने 3 का वर्ग कर दिया, गुणे एच का मतलब हमने देखिए लिख दिया 20। ठीक है, मैंने 22/7 किया और यहाँ पर 4 चौके 16 में से 3 या 9, 16 में से 9 निकलेगा तो 7 ही आएगा। गुणे आप 20 कर दो, यहाँ पर गुणे हमने कितना कर दिया बताएं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका क्या है बताइए, यहाँ पर देखिए क्या है, 22/7 है। यहाँ पर यह मान कितना है, 22/7 है। और यह आपका 4 चौके 16, 3 3 9, 16 में से 9 निकलेगा 7 होगा। यह इससे खत्म होगा और गुणे यहाँ पर 20 हो जाएगा। जब इसका हम गुणा करें तो 22 दुना क्या होता है, 44 होता है। 440 सेंटीमीटर क्यूब इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा, जो आपके लिए सी ऑप्शन में करेक्ट आंसर के रूप में आप सभी लोग लगा सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये सेशन पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा। सभी सवाल जो जेन्युइन है, जरूरी है, आप इन तरह के सवालों पर फोकस करिए, ध्यान से पढ़िए, समझिए, और अगर जरूरत पड़े तो कोई डिस्कशन करना हो तो कमेंट करिएगा। अभी मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।